Hello students, good morning. This is Dr. Preeti and welcome you back to my channel Physics Mantra. तो आज ये लेक्चर हमारा रहेगा किस पे? सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है, आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, इसके पहले भी मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं ये सेंटर ऑफ मास पे, इस पे सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. और इसका जो लास्ट वीडियो था, आई थिंक दैट वाज थर्ड वीडियो, उसमें आपको मैंने m1r1 इक्वल टू m2r2 वाली इक्वेशन तक बताया था. ठीक है, और क्यूबॉइड और शायद एक दो और भी मैंने जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो बताए थे. ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ मास, जैसा मैंने पहले भी बताया था, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली क्या होता है? जहाँ पे जो कंप्लीट बॉडी आपकी होती है उसका मास कंसंट्रेट होता है. ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि जो आपका सेंटर ऑफ मास जो जिस पॉइंट पे होता है उसके आसपास, उसके चारों तरफ आपका जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल से मिलके वो बॉडी, बिकॉज इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे थे ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर वो बॉडी बनी हुई है, जिनसे मिलकर वो सिस्टम बना हुआ है, वो पार्टिकल्स के जो मास हैं उन सारे मासेस का जो एवरेज रहेगा जिस पॉइंट पे, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये देखें कि इतनी बात शायद पता होगी कि जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर मास का है किसी सिस्टम में, आपके पास कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास अगर, तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? उसके सेंटर पे. ठीक है, प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जहाँ पे इर्रेगुलर शेप्स आपको मिलते हैं. ठीक है, कोई सिस्टम है, बॉडी है, वो कोई रेगुलर शेप नहीं है, इर्रेगुलर शेप है. तो अगर इर्रेगुलर शेप होगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होगा, है ना. कहीं पे अगर वो पता चला एरिया, किसी तरफ एरिया बहुत ज़्यादा है, किसी तरफ कम है, लाइक दैट, तो जिस तरफ एरिया ज़्यादा रहेगा यानी कि मास उस तरफ, मास डिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ ज़्यादा होगा, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो शिफ्ट कर जाएगा उस तरफ. तो सेंटर ऑफ मास मतलब आप हमेशा नहीं बोल सकते हैं कि सेंटर पे होता है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट बॉडी. ओके, कैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव जो मास डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा है, उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास आपका डिसाइड होगा. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, एक प्रॉपर रेगुलर शेप है, तो उसका आप आराम से निकाल सकते हैं. सो ये देखिए, जैसे आपका ये रहा. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपकी कोई रिंग होगी, कुछ आपका मान लीजिए स्फीयर है, आपका रिंग है, डिस्क है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये सारे अगर प्रॉपर शेप में है अपने, तो इनका जो रहेगा अपना सेंटर ऑफ मास वो सेंटर पे रहेगा. ठीक है, अच्छा, अब कुछ सिस्टम्स ऐसे, एक्चुअली क्वेश्चन ये आ जाता है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका आंसर पता होता है बट समझ नहीं पाते हैं कि जो 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 आंसर मुझे पता है वही इस क्वेश्चन का है. तो वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ बॉडीज़ ऐसे होती हैं जिनका सेंटर ऑफ मास आउट ऑफ सिस्टम होता है. ठीक है, मतलब जैसे पूछ लेते हैं कि लेट्स सपोज यू हैव अ रिंग. ठीक है, यू हैव अ रिंग. अभी कोई भी रिंग है, वो रखा है आपके सामने. अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, तो सेंटर ऑफ मास आपको भी पता है कि उसके सेंटर पे होगा. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. लेकिन ये जो सेंटर पे है, ये आप सेकंड केस में देखिए, इसमें ये जो सेंटर पे मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास इनसाइड द बॉडी है या आउटसाइड द बॉडी है. तो एक्चुअली इसको ऐसे हम लोग अपन पढ़ेंगे कि इसका जो आपका सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो आपका आउटसाइड द बॉडी रहेगा, आउटसाइड द सिस्टम रहेगा, जहाँ पे कोई मास नहीं है. कैसे मैंने बोला, ये जो ग्रे वाला पार्ट आप देख रहे हैं,
ये जो ग्रे वाला चारों तरफ पार्ट है, एक्चुअली मास जो है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतनी जगह पे है। रिंग तो आपको पता होगा, जिसे अपन जो खेलते हैं जो रिंग, उसमें भी आप देखो, या कोई मतलब कुछ भी कोई और रिंग भी आप समझ लीजिए, तो उसमें ये चारों तरफ जो है यही तो मास डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंटर पे तो कुछ है ही नहीं, सेंटर पे तो खाली रहता है यहाँ पे, है ना। और इस सिस्टम को अपन बोल देते हैं कि ये क्या है, रिंग। तो सेंटर पे तो कुछ है ही नहीं, सेंटर तो खाली हो गया, तो सेंटर को तो वी कैन से दैट दिस एरिया इज आउटसाइड द सिस्टम, है ना। तो इसके लिए, और ये अपन को पता है कि इसका आराम से कोई भी पूछेगा आपको अगर कि आप इसका रिंग का जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो आप बता देंगे सेंटर पे। लेकिन ये सेंटर तो आउटसाइड हो गया सिस्टम के, क्योंकि यहाँ तो कोई मास है ही नहीं। मास तो सिर्फ इतनी जगह पे था जो ये ग्रे दिख रहा है, रिंग तो सिर्फ इतनी है जो ये ग्रे दिख रहा है, और सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आउटसाइड द सिस्टम होगा, आउटसाइड द बॉडी होगी, जहाँ पे कोई भी मास नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट जो वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी, उसका एग्जाम्पल नहीं देखा था, और वो इक्वेशन थी आपकी कि जब आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम हो, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई m1r1 इक्वल टू m2r2। ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एक आती है, जो वो मैं बता दूँ। क्या रहती है, अगर आपके पास में कुछ बार है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ एक साइड पे लेट्स सपोज 2 kg कुछ आपका वेट लोड, कुछ तो मास रखा हुआ है, और एक तरफ सपोज 6 kg मास रखा हुआ है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया गया है कि 6 kg वाले मास को राइट साइड पे, ठीक है, तो राइट साइड इन द सेंस वी कैन अज्यूम दैट दिस इज योर प्लस एक्स डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव मान लेंगे, और दिस इज योर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इसको इस लेफ्ट साइड जो एक्स डायरेक्शन उसको वी कैन अज्यूम एट नेगेटिव। ओके, तो इधर पर पॉजिटिव साइन ले लेंगे, इधर पे जो कुछ भी मूवमेंट होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। अभी आपके क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि एक आपका बार था, उस पर एक तरफ 2 किलो का मास रखा हुआ था, एक तरफ 6 kg का कुछ ब्लॉक रखा हुआ था। 6 kg वाले ब्लॉक को आपने राइट साइड पे 2 मीटर मान लो, 2 मीटर आपने शिफ्ट किया, ठीक है। इसको आपने 2 मीटर शिफ्ट किया, 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि जब ये 6 किलो और 2 किलो रहेगा मास डिस्ट्रीब्यूशन, जब कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, उस समय इनका जो सेंटर ऑफ मास है कहीं तो यहाँ पे आ रहा होगा, इस बार पे ही, है ना। और कहाँ आ रहा होगा, क्योंकि इस तरफ मास ज़्यादा है 6 किलो, तो इसके आसपास ही कहीं पे होगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि 6 किलो वाले मास को आपने राइट साइड 2 मीटर शिफ्ट करा दिया है। अब जब सोचो, जब ये शिफ्ट होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कहीं पे मूव करना चाहिए। लेकिन मैंने कंडीशन दे दी क्वेश्चन में कि जो 2 मीटर शिफ्टिंग है वो किस में आ रही है, 6 kg मास में, और कौन सी साइड पे, राइट साइड। तो इसको अपन, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको अपन कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास में चेंज हो रहा है, तो मैंने बोल दिया, क्वेश्चन बोल रहा है कि चेंज जो है सेंटर ऑफ मास में, चेंज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मिला आंसर नो, कोई चेंज नहीं है। यानी कि मैं 6 किलो वाले मास को राइट साइड में 2 मीटर शिफ्ट करा रही हूँ, और साथ में ये भी बोल रही हूँ कि अब आप ये बताओ कि 2 किलो वाले मास को किस तरफ और कितना मूव करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो सेंटर ऑफ मास है
जो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल पोजीशन थी उसमें कोई चेंज ना हो, ठीक, नो चेंज इन इनिशियल पोजीशन ऑफ COM, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ये था आपका कि आपके पास एक बार है, उसमें दोनों साइड पे, एक साइड पे 2 kg का मास रखा हुआ है, एक साइड पे 6 kg का मास रखा हुआ है। 6 kg, तो इस समय जब कुछ नहीं हो रहा है तो इस समय इनका जो सेंटर ऑफ जो COM जो रहेगा, सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो 6 kg के आसपास कहीं पे होगा। तो ये आपकी हो गई इनिशियल पोजीशन ऑफ COM, ठीक। लेकिन सेकंड केस में जब 6 kg मास को राइट साइड पे 2 मीटर शिफ्ट करा दिया जाता है, तो अब आप बताइए कि 2 किलो वाले मास को कितना मूव कराया जाए और किस साइड मूव कराया जाए कि जो इनिशियल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की उसमें कोई चेंज नहीं हो। मतलब COM पहले जहाँ था वहीं पे अभी भी मिलना चाहिए। तो अगर COM को मुझे फिक्स रखना है तो ऑफ कोर्स मास की जो पोजीशन है उसको चेंज करने पड़ेंगे इधर उधर, है ना, वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि मुझे COM मूव नहीं कराना है, मास जो है उसमें आप बताओ कितना मूवमेंट होगा, सो दैट जो चेंज ऑफ इनिशियल पोजीशन, मतलब चेंज ऑफ जो इनिशियल पोजीशन ऑफ COM है उसको मैं कांस्टेंट रख पाऊँ, चेंज नहीं हो, मतलब नो चेंज, ठीक है। इनिशियल पोजीशन उसकी कांस्टेंट रहे, उसमें चेंज नहीं हो। तो दूसरा ऑप्शन बचता है कि 2 kg वाले मास को मुझे मूव करना पड़ेगा किसी साइड। तो ये आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ कि 2 kg मास को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा और किस तरफ, ठीक। तो चलो देखो मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द चेंज इन पोजीशन ऑफ 2 kg मास। तो देखो अपने को पता है कि अपन लगाते हैं M1R1 इक्वल टू M2R2, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली जो इक्वेशन अपन पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन के लिए वो क्या पढ़ते हैं, RCOM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में बात आ रही थी चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ COM, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ COM अगर आप करोगे, है ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ COM अगर आप करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई यहाँ पे अगर डेल्टा आर आप कर लीजिए इसको, ये चेंज ऑफ पोजीशन दिखाएगा, ये कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा कि M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2। समझ आ रही बात? डेल्टा आपको शो कर रहा है चेंज, जो चीज़ चेंज हुई है उसके लिए डेल्टा लगा दिया मैंने, ठीक है, M2। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे जो ये आपका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है इसमें चेंज नहीं चाहिए, का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला जो है ये हो जाएगा 0। जब ये हो जाएगा 0 तो M1 M2 उधर जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो आपका बचता है कि M1 डेल्टा R1 इक्वल टू माइनस M2 माइनस M2 डेल्टा R2। समझ आई बात? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि RCOM आपका क्वेश्चन में दे दिया गया कि उसमें चेंज नहीं चाहिए मुझे, देखो नो चेंज इन इनिशियल पोजीशन, यानी कि डेल्टा RCOM की वैल्यू 0 हो गई। तो जब ये 0 हो गया तो M1 प्लस M2 को इस तरफ ले गए, वो भी 0 हो गया, वो 0 हो गया। तो आपकी इक्वेशन जो बनी दैट इज M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 इक्वल टू 0। सो M1 डेल्टा R1 इक्वल टू इसको उस तरफ लेगा माइनस M2 डेल्टा R2 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, M1 की वैल्यू कोई कुछ भी मान लो M1 आपने 2 किलो को माना हुआ है, M1 2 किलो को माना है, तो 2 किलो हो गया आपका, 2 किलो यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी 2। डेल्टा R1 आपको पता नहीं, यही तो निकालनी है, यही तो निकालनी है। तो डेल्टा R1 लिख लो। डेल्टा R1 का मतलब
इसकी जो 2 किलो वाला जो मास था इसकी पोजीशन में कितना शिफ्ट किया वो अपन को पता नहीं है, इसलिए डेल्टा R1 को एज इट इज़ रखा इक्वल टू माइनस M2 आपका 6 था और 2 मीटर शिफ्ट हुआ था तो 2 मीटर। चेंज इन R2 कितना हो गया 2 मीटर। तो डेल्टा R1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है -3 इंटू 2 इक्वल टू -6। ठीक है, मिलेगी ना, -6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो R1 यानी कि जो M1 मास था, M1 मास आपका कौन सा था 2 किलो वाला, 2 किलो वाला जो मास है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में 6 मीटर मूव करेगा। और जब ऐसा होगा उस कंडीशन में आपका जो COM इनिशियल पोजीशन पे जो था वो अभी भी इनिशियल पोजीशन पे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव कहाँ से, नेगेटिव जो आया वही नेगेटिव आपको बता रहा है कि ये जो 2 किलो वाला था आपका ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यानी कि जब ये 6 किलो वाला बंदा 6 किलो वाला जो मास है वो जब 2 मीटर आपका राइट साइड मूव करेगा तो आपको 2 किलो वाले को 6 मीटर लेफ्ट साइड मूव कराना पड़ेगा, तभी आपका जो COM है बीच का, जो कि पहले जिस जगह पे था वही बाद में भी उसी जगह रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था ये एक बेसिक मुझे याद है कि ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली आते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ये, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये वाला इम्पोर्टेंट जो फंडा है कॉन्सेप्ट, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कैसा है कि अपन को ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा पता रहता है, ये भी फॉर्मूला पता रहता है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें इस न्यूमेरिकल पे वो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो मैंने इस तरह का आपको प्रॉब्लम में दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए फिर अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपके सेंटर पे पड़ेगा, बॉडी के सेंट्रॉइड पे। ठीक है, बाकी के केसेस आपने ये देखे 3 जो है। सेकेंड नंबर का जो केस है इसमें मैंने आपको बताया कि इस केस में जो आपका सेंटर जिसको अपन बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास जहाँ पे पड़ेगा वो एक्चुअली आउटसाइड द बॉडी पड़ेगा। इसीलिए जब पूछा जाता है कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा इनसाइड द सिस्टम ही होता है या आउटसाइड भी होता है, हाँ तो आंसर आपका रहेगा कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है। तो इनसाइड तो आपने देखा, ये केसेस आपके सामने है। सेकेंड वाला केस है यानी कि जो आउटसाइड द बॉडी पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि क्या ऐसी जगह पे सेंटर ऑफ मास होता है क्या जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो हाँ आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि रिंग के केस में अगर आप देखें तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ये रहता है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास आपको मिलता है जहाँ पे कैविटी रहती है, जहाँ पे मास नहीं रहता है वहाँ पे। ठीक है, चलो ये तो काम की बातें हो गई। अभी ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास वो लिखे हुए हैं, जो अभी मैंने ऊपर बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए आपको एक ट्रिक है जो आपको ये बता देगी कि कुछ ऐसे शेप्स जिनका आपको जो सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो निकालना भी बहुत इजी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है आपको वो नंबर्स याद हैं उसके तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज डायरेक्ट आप उसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आप लर्न करोगे उसके लिए मैं ट्रिक लेके आई हूँ, और किसी वीडियो में फिर आपको मैं डिटेल में ये भी बता दूँगी कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे सेमी सर्कुलर रिंग की अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल रिंग की बात करें एक रिंग की, तो ऊपर अभी बात की मैंने कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सेंटर पर पड़ जाएगा, है ना, आउटसाइड द बॉडी। लेकिन अगर सेमी सर्कुलर रिंग होगा तब कैसे होगा, सेमी सर्कुलर रिंग जो लिखा हुआ है, रिंग जो बना हुआ होगा आपके सामने, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे रहेगा। तो कैसे हो जाएगा कि उस यहाँ पे सीधे मैं आपको लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, फिर कैसे और निकालना है उसका मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो सेमी सर्कुलर रिंग का 2r डिवाइड बाई पाई होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का ये होता है 3r/8, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r, क्योंकि अगर ये सेमी सर्कुलर यहाँ पे स्पेशल केसेस हैं ये,
क्योंकि नॉर्मल तो आपको पता है कि पूरा स्फीयर एक होगा, हॉलो मतलब एक कंप्लीट स्फीयर उसका सेंटर पे पड़ेगा, ठीक है। आपका कोन रहेगा तो किधर पड़ेगा, ट्रायंगल रहेगा तो उसका किधर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन अगर वो सेमी सर्कुलर रिंग होगा तो क्या होगा, सेमी आपका सॉलिड हेमिस्फीयर होगा, सॉलिड हेमिस्फीयर होगा, और हॉलो हेमिस्फीयर होगा। ट्रायंगल होगा, कोन होगा, तब क्या होगा। तो इनके देखिए आपको ये सेंटर ऑफ मास देगा। उसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक के लिए आप ये याद रख लीजिए, सिर्फ आपको पहले ये याद एक स्टेटमेंट आप ये याद रखो कि रोज से यानी कि डेली, तो मैंने रोज लिखा हुआ है, रोज से डिस्को ट्रायल शुरू, यानी कि रोज से डिस्को ट्रायल शुरू, रोज से डिस्को ट्रायल शुरू, ठीक है। बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, रोज से डिस्को ट्रायल शुरू। अब देखो रोज जो मैंने लिखा है इससे हो जाएगा आपका रिंग, ठीक। अब देखो रिंग ये कंप्लीट हो सकता है और सेमी सर्कुलर हो सकता है। तो कंप्लीट का तो ये केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीट में तो ऑलरेडी मैं पता है सेंटर पड़ता है ना, सेंटर पर पड़ता है, तो उसमें तो कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे जो केस होगा वो कौन सा होगा, सेमी सर्कुलर, ठीक है। सेकेंड आप रोज से जो मैंने लिखा हुआ ये एस फॉर ऑफ स्फीयर समझेंगे, इसका एस फॉर स्फीयर समझेंगे। और ये क्योंकि यहाँ पे और एस के साथ कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर डिस्क लिखा है मैंने यहाँ पे DIS और CO, ऐसे याद रखो आप, DIS CO या डिस्को। तो DIS से डिस्क हो जाएगा और CO से कोन हो जाएगा आपका, ठीक है। DIS से डिस्क हो जाएगा, CO से कोन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, हॉलो की बात कर रही हूँ मैं, और ठीक है बाकी ये ट्रायंगल आपका। तो देखिए ये सॉरी ये आपका सॉलिड हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा हॉलो। ये आपका हो जाएगा सॉलिड, कौन की बात हो रही है, ये आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये रोज से हो गया रिंग जो कि सेमी सर्कुलर थी, से हो गया आपका एस समझिए यानी कि सॉलिड हेमिस्फीयर। यहाँ पे सारे स्पेशल केसेस हैं। कंप्लीट स्फीयर होगा तो उसके लिए कोई केस याद रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं पता है उसका सेंटर पे होगा। यहाँ पे अगर आपको याद रखना है इसका मतलब कुछ खास होगा, ठीक है। तो कुछ खास का मतलब हेमिस्फीयर की बात हो रही है, कंप्लीट स्फीयर की बात नहीं हो रही है। और ये जो पहला एस है ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक। फिर डिस्क से डिस्क हो गया, ये भी आपकी सेमी सर्कुलर रहेगी। फिर को से आपका कोन हो गया जो कि सॉलिड रहेगा, ठीक। और ट्रायल से जब बात आ जाएगी तो TRI समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ट्रायल से ट्रायंगल हो जाएगा जो कि हॉलोकोन के बराबर होगा, क्योंकि आप आराम से कन्वर्ट करा सकते हैं हॉलोकोन को ट्रायंगल में, ठीक है। और शुरू जो लिखा हुआ है तो SH है ना, SH साथ में आपको दिख रहा है, शुरू मैंने लिखा हुआ तो SH दिख रहा है, इसका मतलब ये हॉलो हेमिस्फीयर है। पहले तो हेमिस्फीयर ये डिसाइड हो गया था शुरू में ही, ये कंप्लीट स्फीयर की बात हो ही नहीं रही। कंप्लीट स्फीयर में हमें पता है कि वो सेंटर पे रहेगा, तो यहाँ पे बात हो रही होगी हेमिस्फीयर की। जहाँ कहीं भी हम स्फीयर लिख रहे हैं इसका मतलब वो हेमिस्फीयर है, ठीक है। क्योंकि खास केस आप कुछ स्पेशल केस याद कर रहे हो तो हेमी ही होगा, यहाँ पे हेमिस्फीयर ही होगा, कंप्लीट स्फीयर नहीं होगा। पहली बात तो ये। अब वो सॉलिड है कि हॉलो है, तो वो ऐसे याद रख लो कि जिस एस के साथ कुछ नहीं था तो वो सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया था, और जिसके साथ H लगा था SH वो हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक। जहाँ पे H लगा है साथ में तो हॉलो हेमिस्फीयर। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रोज से डिस्को ट्रायल शुरू, 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 ठीक है। अच्छा अब इतना स्टेटमेंट खाली आप याद कर लो कि रोज से डिस्को ट्रायल शुरू, पहले तो यही 10 बार लिख लो आप कॉपी में तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन क्या डिनोट कर रहा है, रोज जो ऊपर आर है ये किसको डिनोट कर रहा है, सेकेंड वाला एस किसको डिनोट कर रहा है, ये आप ध्यान कर लो, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है, यही भूल जाओगे तो फिर नहीं बनेगा काम, ठीक। अब इसको लर्न कैसे करना है, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, वेरी इजी। देखो ये मैंने रोज वाला आर यहाँ आ गया, रोज से एस आ गया, डिस्क वाला डी आ गया, जो आपका था कि रोज से डिस्को ट्रायल शुरू, तो रोज से आर, से का एस, डिस्क का डी और को का सी, ट्रायल का टी और शुरू का एस, ठीक। आप देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है
कि जो आप, बिकॉज आप डिस्को की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक गाना भी थोड़ा सा सोच लिया जाए। तो जो आपका अनिल कपूर का गाना अगर आपको याद हो, 1 2 का 4 4 2 का 1, ठीक, तो बिकॉज गाना और डिस्को दोनों को अपन कनेक्ट करा सकते हैं आराम से। तो 1 2 का 4 2 4 का 1 जो याद करते हैं, तो वहाँ पे 1 2 का 4 था। अब एग्जैक्ट गाना मत उठाओ क्योंकि अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपन को उसमें चेंज लाना पड़ेगा उस गाने में। तो 1 2 का 4 है, तो वहाँ पे 1 से काउंटिंग शुरू होती है, वहाँ पे 1 से काउंटिंग शुरू होती है, अपन 2 से कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे 1 2 का 4 4 2 का 1 होता है, तो अपन कर देंगे 2 3 का 4 और 4 3 का 2, यानी कि अपन कुछ ऐसे लिख लेंगे कि 2 3 का 4 और इस तरफ नीचे रख लिया 4 3 का 2, डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय। बात समझ में आई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। 2 3 का 4 4 3 का 2। अब क्या करना है, ये जो ऊपर लिखा है वो आपको याद ही है, कैसे लिखा था, रोज से डिस्को, यानी कि डिस्को ट्रायल शुरू, डिस्को ट्रायल शुरू, रोज से डिस्को ट्रायल शुरू। 2 3 का 4 4 3 का 2, कौन से गाने पे डिस्को ट्रायल शुरू, 2 3 का 4 4 3 का 2। बस अब आराम से देखो क्या करो, या 2 के नीचे लिख दो पाई, 2 के नीचे लिख दो पाई। अब ये पाई इधर आया, पाई को ये जो क्रॉस में डायगोनल में 3 आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 3 पाई, उसको यहाँ पे लिख दो 3 पाई, हो गया काम। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, जो आए वहाँ यहाँ लिख दो, क्या लिख दोगे 8, हो गया। अब इधर आ जाओ, कुछ नहीं करना है, कोन और ट्रायंगल, हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसमें रेडियस का तो कोई काम है ही नहीं। कोन और ट्रायंगल में यानी कि जहाँ कहीं भी हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हाइट वाले जो आपका हाइट वाली जो लाइन है उस पर ही कहीं पड़ना है ना। रेडियस वाली लाइन पे तो कहीं पड़ेगा ना, तो हाइट वाली लाइन पे ही पड़ना है। जब हाइट वाली लाइन पे पड़ना है तो यहाँ लिख दो h, यहाँ लिख दो h। बाकी सारे जितने बचे हैं वो सब रेडियस से रिलेटेड, उनका सबका जहाँ कहीं पड़ेगा वो रेडियस पे ही कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब उनमें कहीं ना कहीं रेडियस आनी है। तो एस में जो आपका स्फीयर है इसमें भी आर लिख दो, डिस्क वाले में भी एक आर लिख दो, ये वाले स्फीयर में भी एक आर लिख दो, और ये वाले जो रिंग है उसमें भी एक आर लिख दो। बस हो गया, ख़त्म काम, इतना ही था, आंसर आ गया आपके सारे, ठीक है। तो कुल मिला के अब अगर पूछा जाए कि आपका जो सॉलिड जो हॉलो हेमीस्फीयर है, जो कि लास्ट वाला है, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा था शुरू यानी SH यानी हॉलो हेमीस्फीयर। तो हॉलो हेमीस्फीयर का जो आपका सेंटर ऑफ मास पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, r/2 पे। ट्रायंगल का जो कि आपका अपना ये हॉलोकोन की बात हो रही है, हॉलोकोन की जो बात हो रही है उसका किधर पड़ेगा, तो हॉलोकोन की जब बात करेंगे तो ट्रायंगल सेम हो जाएगा, और ट्रायंगल का आपको पता है सेंट्रॉइड पे पड़ता है, सेंट्रॉइड उसका किधर आता है h/3 पे, ये h/3 हो गया। कोन का जो सॉलिड कोन की बात कर रहे हैं h/4 पे आ जाएगा, ठीक। फिर अपन डिस्क पे आ गए, डिस्क का किधर, जो कि आपकी सेमी सर्कुलर थी उसका किधर पड़ेगा, उसका पड़ेगा 4r/3 पाई पे। फिर आप अपना आ गए हॉलो अपना ये सॉलिड हेमीस्फीयर पे आ गए, उसका किधर पड़ेगा 3r/8 पे, और आपका जो सेमी सर्कुलर रिंग पड़ेगी उसका किधर होगा 2r/पाई पे, 2r/पाई पे। हो गया, इजी था, आई थिंक इजी था। आपको जो याद रखना पड़ेगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि रोज से डिस्को ट्रायल शुरू, रोज से डिस्को ट्रायल शुरू, जिसमें कि रोज है वो आपको रिंग को दिखा रहा है जो कि सेमी सर्कुलर है, SE जो है वो आपको स्फीयर को दिखा रहा है जो कि सॉलिड हेमीस्फीयर है, डिस्क जो है वो डिस्क है सेमी सर्कुलर, को से कौन है आपका सॉलिड, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल वाली जो बात है वो हो जाए उसमें वो हो जाएगा केस किसका, हॉलोकोन का, ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा हॉलोकोन, और ट्राइंगल का आपको पता है कि सेंट्रॉइड पे पड़ता है यानी कि h/3 पे पड़ता है, वही हो जाएगा हॉलोकोन का भी, ठीक। शुरू का SH है यानी कि हॉलो स्फीयर, कौन सा स्फीयर, हेमीस्फीयर, तो हॉलो हेमीस्फीयर। बस हो गई बात। अब इसको सेट कैसे करना है, आप लाइन से पहले जो आपने देखा उसको डिनोट कर लीजिए, और आप क्या करेंगे यहाँ पे आप जो आपको
आपको जो डिस्को ट्रायल करना है तो पहले आप गाना भी तो डिसाइड करोगे ना, किस गाने पे आपको डिस्को ट्रायल करना है। तो आपको अनिल कपूर का जो 1 2 का 4 है, 2 4 का 1 है, उसको उसमें आपको करना है, 4 2 का 1, ठीक है, उसमें करना है। तो 1 2 का 4 4 2 का 1 आपको नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई के हिसाब से उसको गाने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बंदे ने 1 से शुरू किया था, आप शुरू करेंगे 2 से। तो आप शुरू करेंगे 2 3 का 4 4 3 का 2, डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय। लिखना कैसे, बस ये एक बार देख लो। 2 3 का 4 आप ऊपर लिखोगे, फिर नीचे यहाँ पे इस तरफ जब बाकी के 3 में आओगे तो 4 3 का 2 नीचे लिखोगे, बस। फिर डिवाइड बाय निशान आप लगा दो, डिवाइड बाय कर दो, और इसमें क्या करोगे, 2 के बाद में नीचे पाई ले आओ, और फिर पाई को मल्टीप्लाई करा दो 3 से। 3 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है तो 3 पाई आया, उसको आप यहाँ डायगोनल में लिख लो। फिर और नंबर कहाँ से आएगा, 2 का 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 हो गया, 8 आपने यहाँ रख दिया। बाकी क्या करना है, थर्ड स्टेप कि आपको चेक कर लेना है किसका किसका हाइट पे पड़ेगा, किसका किसका रेडियस से रहेगा। तो स्फीयर और डिस्क और रिंग जो भी था, आपके सारे स्फीयर सारे रिंग वाले सारे रेडियस वाले रहेंगे, तो आपने आर आर सारी जगह पे रख दिया। सिर्फ कोन और ट्रायंगल ऐसा होगा जिसमें आप हाइट की बात करेंगे, तो वो एच एच हो गया, बस खत्म, काम इतना ही था, हो गया आंसर। तो ये 6 आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो ये रही आपकी ट्रिक, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इससे रिलेटेड ही कुछ और अच्छी जो न्यूमेरिकल्स होंगी इंपॉर्टेंट वो लेके आती हूँ। टिल देन प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।